नैनोमीटर, यानी कि इस रे के बाद जो वेवलेंथ स्टार्ट होती है वो आपकी किसकी है, IR की है, और IR इंफ्रारेड की, जिसकी रेंज है 7500 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻⁻8 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, इसके बाद देखो आपका क्या है, माइक्रोवेव्स आती है। माइक्रोवेव्स आपकी क्या होती है, जैसे आप माइक्रो ओवन्स यूज करते हो कुकिंग के टाइम, बेकिंग के लिए ओवन्स जो यूज करते हो उनमें जो रेडिएशन निकलती है उनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स हमारी कुकिंग ओवन्स में काम आती है, साथ के साथ मोबाइल ट्रांसमिशन में भी ये यूज होती है। जो आप मोबाइल जो फोन यूज कर रहे हो उसमें आप एक पर्सन से 2 पर्सन बात कर रहे हो, तो वहां पे जो रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स या माइक्रोवेव रेडिएशंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ की बात करें बेटा, तो देखो इसकी रेंज खत्म होते ही नेक्स्ट रेंज किसकी आ रही है, आपकी माइक्रोवेव, दैट इज 10⁻⁻8 नैनोमीटर, 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो बेटा आपका क्या है, ये रेंज बिल्कुल यहां से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब इसके एंड होते ही आपकी ये रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, तो नेक्स्ट रेज है आपकी रेडियो वेव्स। ठीक है, जो आपके रेडियो ट्रांसमिशन में, रेडियो जॉकी जो आपका होता है उसमें उसकी जो ट्रांसमिशन में आपकी वेव्स यूज होती है उनको हम बोलते हैं रेडियो वेव्स। साथ के साथ आपका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जियोलॉजिकल इवेंट्स, यानी कि जितने भी आपके क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, या मैं कहूँ आपके जो अर्थ के ऊपर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट घूम रही है, उनको पहले कैसे पता लग जाता है कि आज बारिश होगी, या मैं कहूँ आज आपका कुछ भूकंप आने वाला है, या फ्लड आने वाला है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है, या स्लाइड होने वाली है, जो भी चीजें हैं उनको पहले कैसे पता लग जाती है। तो बेटा ये कैसे पता लगती है, आपकी जो अर्थ है, अर्थ में से जब रेडियो वेव्स निकलनी स्टार्ट होती है, ठीक है, कभी कभार अर्थ में से रेडियो वेव्स निकलती हैं, और ये रेडियो वेव्स जो आपके अर्थ के ऊपर जो सैटेलाइट है वो उसको ट्रैक करती है, उसको डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करके आपको बता देती है कि इस रेंज तक आपका फ्लड हो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो, ये आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपकी अर्थ जो है सिग्नल देने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये जब भी आपकी इवेंट्स जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे आपकी वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, जो भी है बवंडर जो भी आपका आता है, तो उससे पहले ही अर्थ आपको सिग्नल्स भेजने लग जाती है, अर्थ सिग्नल जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको हम कहते हैं आपके रेडियो वेव्स। और ये रेडियो वेव्स आपकी सैटेलाइट डिटेक्ट करती है और आपको इन्फॉर्म करती है कि ये इवेंट हो सकते हैं, ये आपदाएं आ सकती है, इसलिए आपको पहले ही केयरफुल रहने की चेतावनी दी जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी वेव की अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो बेटा वो है 10⁻⁻4 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपकी वेव लेंथ देखो कितनी है, देख सकते हो कि इसके बाद जस्ट आपकी कौन सी स्टार्ट होगी, माइक्रोवेव्स के आगे जो वेव लेंथ आएगी वो आएगी रेडियो वेव्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो, यानी कि अगर विजिबल से ऊपर जाते हो, विजिबल वेवलेंथ से अगर आप ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ जो है इंक्रीज होती जा रही है। वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा बाय लैम्डा, यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, वेवलेंथ विजिबल के बाद IR माइक्रोवेव रेडियो वेव की तरफ जाते हो, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, और साथ ही साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेव बड़ी होती जाती है, मान लो कि आपकी कोई तीर है, ठीक है बेटा, आपके तीर है जो आप आजकल बहुत सारे आपके रामायण महाभारत आ रही, तो अगर आप कोई एरो लेते हो, तीर लेते हो, और उसको अगर आप छोड़ते हो
तो वो वो जाके जब किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी से अटैच जाके स्ट्राइक होती है तो धीरे से वो पूरी बॉडी को पहले बॉडी पे लगेगी, फिर अंदर ब्लड मसल्स वेन से पास होते हुए ऐसे स्लोली, मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है, एकदम से ऐसे है नहीं कि लगी और तुरंत पार हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेव जो आपकी जो एरो है उसकी लेंथ बड़ी होती है, इसीलिए उसको पूरा पास होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही बेटा आपकी जो, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ऐसे ही आपकी बंदूक से अगर हम गोली मारे तो बंदूक की जो गोली होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो इसीलिए जब आप बंदूक से किसी को शूट करते हो तो वो जो गोली है वो इजीली आपकी बॉडी से पास हो जाती है, उसको इतना टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल साइज की है एज कंपेयर टू योर एरो। तीर जो है वो लंबा होता है, बड़ा होता है साइज में, तो उसको बॉडी से पास होने में टाइम लगता है, और आपकी जो बंदूक की गोली होती है उसको पास होने में विद इन सेकेंड आपकी पूरी बॉडी को वो कवर कर लेती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो इस वेव की, ये जो आपकी वेव चल रही थी, इसकी वेव जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वेव की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, तो इसकी जो पास होने की क्षमता है, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो सकती है। तो जैसे जैसे वेव की लेंथ बढ़ेगी कम वेव्स पास होगी उस पॉइंट से 1 सेकेंड में, बट अगर आपकी वेव छोटी होगी तो आसानी से जल्दी जल्दी उसी पॉइंट से बहुत सारी वेव्स आसानी से पास होती जा रही है। मतलब वो एक वेव 1 सेकेंड में हो सकता है 1 बार या 2 बार उस पॉइंट से पास हो, बट अगर छोटी होगी तो 1 सेकेंड में वही वेव आपकी 10 to 15 टाइम्स उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी वेव लेंथ इंक्रीज होगी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वेव की, मतलब किसी पॉइंट से पास होने की जो क्षमता है, जो उसकी स्पीड है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यूवी रेज की, अल्ट्रा वायलेट रेज, देखो विजिबल में सबसे पहला कलर कौन सा था, वायलेट। तो वायलेट से पहले जो आपकी रेज आएगी, वायलेट कलर से पहले क्या है आपकी विजिबल में, वायलेट कलर से पहले आपकी क्या है, अल्ट्रा वायलेट। जैसे रेड के बाद आपकी नेक्स्ट वेव इंफ्रारेड थी, ऐसे वायलेट से पहले यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है बेटा हार्मफुल होती है बहुत ज्यादा, और ये जनरली आपकी यूज होती है लैब्स में। जितनी भी आपकी लैब, फिजिक्स की लैब, केमिस्ट्री की लैब है, या साइंटिस्ट जो भी लैब हाई टेक लैब्स होती है, उनमें ये आपकी रेज यूज की जाती है। किस लिए, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी लैब्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर के कारण, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है थ्रू यूवी रेज। तो बेटा अगर हम बात करें तो देखो, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, दैट मीन्स ये हमारे लिए भी कुछ ना कुछ हद तक आपकी क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें बेटा इसकी वेवलेंथ की, तो इसकी वेवलेंथ है 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ देखो 3500 से पहले जिस वेव की वेवलेंथ आती है वो है, देखो यहाँ कौन सी है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज की, ठीक है, जिसकी रेंज क्या है 35 से पहले, दैट इज 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो एक्स रेज जो होती है, आपने सुना भी होगा, जो आप एक्सरा जो करते हो मेडिकल डायग्नोसिस में, जो एक्सरा होता है वो उसमें आपकी एक्स-रे ही यूज की जाती है। तो हम कह सकते हैं इसको हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस, और ये रेज भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है। एक्स रेज जो है आपकी किसी मशीन से या सोर्स से जब एक्स रेज निकाली जाती है और वो आपकी बॉडी को स्ट्रैक्ट करती है, तो बेटा वो हार्मफुल होती है। इसीलिए जो आपके एक्सरे लेता है, कंडक्ट करता है, जो एक्सरे पास करता है, वो जो आदमी होता है या नर्स जो भी है, वो फुली पैक
होती है फुली अपने माउथ को पैक करके रखते हैं, अपने हेयर्स को पैक करती रहती है, हाथ में ग्लव्स पहन के रखते हैं, क्योंकि वो डेली पता नहीं कितने लोगों का एक्सरे करते हैं। आप तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट एक्सरे करवा के निकल जाते हो वहां से, बट उन्हें डेली ही उन एक्सरेज को फेस करना पड़ता है। वो जो नर्स होती है आपकी या स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको डेली एक्सरे को फेस करना पड़ता है। तो डेली अगर वो फेस करेंगे तो वो कितना ज्यादा उनको हार्म करेगी, इसीलिए वो फुली पैक रहते हैं। तो एक्सरे जो है बेटा ये भी आपकी हार्मफुल रेज ही होती है। ये कैसे काम करती है, किसी भी सोर्स जो आपका सोर्स लगाया है या मशीन लगाई है उसमें से बेटा आपकी एक्सरेज आती है। ये एक्सरे आपकी बॉडी के ब्लड हो चाहे स्किन हो या मसल्स हो सबसे पास हो जाती है एक्सेप्ट बोन्स। तो जो भी आपकी सॉलिड पार्ट है बॉडी में उससे ये पास नहीं होती और उससे टकरा के ये वापस मशीन के अंदर जाके एक फोटोग्राफ फॉर्म में आपको रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो आपने जैसे आप बोन्स का आप अपनी चेस्ट का एक्सरे करवाते हो, आपको खांसी हो रही है, बहुत प्रोलॉन्ग खांसी बहुत टाइम से हो रही है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप चेस्ट का एक बार एक्सरे करवाओ। तो वहां पे आपका क्या होता है कि एक्सरे जब आप करवाने जाते हो तो जिस मशीन से एक्सरेज निकलती है ये आपकी बाकी बॉडी पार्ट से, बाकी स्किन से, हेड से, आई से पास हो जाती है, बट आपकी चेस्ट में जो बोन है, जब चेस्ट पे फोकस किया जाता है तो चेस्ट में जो बोन्स है बेटा उससे स्ट्राइक होके ये आपकी चेस्ट की उससे स्ट्राइक होके और वापस जाके आपकी उस मशीन में चेस्ट की फोटोग्राफ प्रिंटेड फोटोग्राफिक फॉर्म में आपको दिखाती है। ठीक है, तो जहां आपको जो भी दिक्कत आ रही है, टूट फूट है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है या कुछ इन्फेक्शन डिटेक्ट हो रहा है, वो आपका एक्सरे में पता लग जाता है। ऐसे ही अगर आपको दांतों का एक्सरे करवाना है तो दांत भी आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है, टीथ जो है आपके सॉलिड है, तो उनसे भी वो पास नहीं हो पाती और जैसे ही एक्सरे आपकी दांतों पे पड़ती है वो वहां से स्ट्राइक होके मशीन में आपकी उसको फोटोग्राफिक फॉर्म में दिखाती है, डेमोस्ट्रेट करती है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये जो है आपकी मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। और इसकी अगर हम वेवलेंथ की रेंज देखें तो आपकी देखो क्या है 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग से जो नीचे वेवलेंथ आएगी जिस वेव की उसको हम बोलेंगे एक्स रे। और आप देख सकते हो कितनी 10⁻⁻12 मीटर टू 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो नेक्स्ट आपका क्या है, देखो यहाँ पे गामा रेज जो है बेटा इतनी हार्मफुल रेज होती है कि ये आपकी इंस्टेंट डेथ कर देती है। ठीक है, अगर गामा रेज आपके ऊपर पड़ी तो इंस्टेंट आपकी विद इन सेकेंड भी नहीं लगेगा, आपकी तुरंत डेथ हो जाती है। ये आपकी रेज जो है इतनी ज्यादा हार्मफुल रेज है। तो ये हार्मफुल रेज जो है कहां से निकलती है, किस कारण निकल रही है, तो बेटा ये जो आपके न्यूक्लियर बम्स जो होते हैं, जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, आपके जो बॉम्ब होते हैं, ये एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, जब वहां वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जब वो फूटते हैं तो उनमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकलती है जिनको हम बोलते हैं गामा रेज, जो कि आपकी इंस्टेंट डेथ कर सकती है। साथ के साथ अगर हम इसकी वेव लेंथ देखें, इस वेव की अगर वेव लेंथ देखें तो वो है बेटा 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि इससे जस्ट नीचे वाले रेंज जो आ रही है वो आपकी आएगी गामा रेज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा तो देखो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्मिक रेज जो है आपकी सन जो है, आपका जो सूर्य होता है, सन जो है उसका जो कोर होता है, मतलब जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल जो अंदर वाला पोर्शन होता है, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हॉट होगा। जब सन का सरफेस इतना गर्म होता है तो अगर हम उसके कोर पोर्शन की बात करें तो वो कितना ज्यादा हॉट होगा। तो सन की कोर में से ये रेज निकलती है जो बहुत ज्यादा गर्म और हार्मफुल होती है आप लोगों के लिए। तो ये क्या करती है, इसका जो टेम्परेचर देखा जाए तो बेटा 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है। कितना ज्यादा गर्म हो सकता है टेम्परेचर से आप अनुमान लगा सकते हो। और इसकी जो रेंज होती है बेटा वो रेंज होती है आपकी 10⁻⁻15 मीटर एंड लेस, यानी कि इस रेंज से जो जितनी भी नीचे लेस
नीचे वाली रेंज की जो वेवलेंथ होती है, वेव्स होती हैं, इस वेवलेंथ से नीचे वाली जितनी भी वेवलेंथ की वेव्स होती है वो सारी आपकी कॉस्मिक रेज होती है। और ये जो है कॉस्मिक रेज आपकी एमिट होती है फ्रॉम द कोर ऑफ द सन, सन के कोर में से ये रेज एमिट होती है। तो बेटा यहाँ आप देख सकते हो इजीली कि आपकी वेव्स जो है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, वेव्स के नाम दिए गए हैं कि इस रेंज में अगर वेवलेंथ है तो इसका नाम ये होगा, इस रेंज में है तो ये होगा। तो आपके आसपास बहुत सारी वेव्स है जो कंटिन्यूअसली, जैसे आप माइक्रोवेव्स में भी वेव्स है, सन से भी आपकी कॉस्मिक रेज भी निकल रही है, या रेडियो से रेडियो वेव्स भी निकल रही है, ठीक है। साथ के साथ आपकी क्या बोलते हैं, बात करें सन से आपकी IR रेडिएशन भी निकल रही है, इंफ्रारेड भी निकल रही है, UV रेडिएशन भी एमिट हो रही है, आपकी एक्स रेज भी यूज कर रहे हो, गामा रेज भी यूज कर रहे हो। तो आपके आसपास बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनकी वेवलेंथ की रेंज भी अलग अलग है, और ये आपके ऊपर अलग अलग हार्मफुल इफेक्ट या फिर इफेक्ट शो करती है। तो बेटा इन रेज में से सिर्फ आप विजिबल रेज को ही देख सकते हो। आपकी आई जो है, ह्यूमन आई इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वो सिर्फ आपकी विजिबल रेज को ही देख सकती है, उसके ना ही तो ऊपर वाली रेज को देख सकती है, ना ही नीचे वाली रेज को देख सकती है। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो बेटा एनिमल्स विजिबल रेज के अलावा आपकी बाकी सारी वेव्स को भी देख सकते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि रात के टाइम में आपके जो डॉग्स है या और कोई एनिमल है वो अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगते हैं, उनको घबराहट होने लगती है। तो पहले ये कहा जाता था कि रात को अगर डॉग्स ऐसी आवाज निकालते हैं या फिर और एनिमल कुछ अजीब गरीब आवाज निकालते हैं, दैट मीन्स उन्हें आत्मा दिख रही है या फिर किसी की मौत होने वाली है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली में आपकी उन्हें क्या दिखती है, इस विजिबल रे, जब उन्हें विजिबल रेज के अलावा कोई रेज दिख रही है, ठीक है, उन्हें विजिबल रेज के अलावा कोई रेज आती हुई दिख रही है या एटमॉस्फेयर में फील हो रही है, तो उन्हें घबराहट हो जाती है और उस घबराहट के कारण वो रोने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आत्मा वहां होती है इस वजह से आपके कुत्ते रो रहे हैं या फिर एनिमल अलग टाइप की आवाज निकाल रहे हैं या उन्हें घबराहट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ उनको जब आपकी चाहे अर्थ में से ये रेडिएशन निकल रही हो या आसपास से कहीं से ये रेडिएशन निकल रही हो, उन्हें फील हो जाती है, उन्हें दिख जाती है, इसलिए वो घबराहट के मारे इस तरीके की आवाज निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो अगर आप इनको याद करना चाहो, याद करो, तो अगर आप देख सकते हो विजिबल रेंज के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपकी जो वेवलेंथ है इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे आपकी वेव की लेंथ इंक्रीज होती है उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। लेंथ बड़ी होगी तो टाइम लगाएगी आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज होगी। बट अगर आप नीचे की विजिबल रेंज से अगर आप नीचे की तरफ आते हो बेटा, इस तरफ कॉस्मिक रेज की तरफ आते हो, तो वेवलेंथ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है, दैट इज लैम्डा अगर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेव जो है छोटी लेंथ की बन रही है, तो छोटी अगर वेव होगी तो वही वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट से 10 बार 20 बार या 30 बार पास हो सकती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऐसी वेव जिसकी लेंथ बड़ी है, ठीक है। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा कि आपकी वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी वेव की, यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, किसी वेव की वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स आप खुद से भी एस्टिमेट लगा सकते हो, किसी वेव की वेवलेंथ बड़ी है
तो वो क्या करेगी, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पास नहीं हो पाएगी उस पॉइंट से, कम वेव्स पास होगी, कम नंबर ऑफ वेव पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी अगर वेव बड़ी है तो, और एज कंपेयर टू अगर आपकी वेव छोटी है तो वो इजिली पास होके दोबारा दूसरी वेव पीछे पीछे उसके पास होने लगेगी। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के बीच में, दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में, या मैं कहूँ ये वेव की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, दैट इज आपका जो लेमडा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, न्यू के। तो बेटा अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो ये तो था बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या मैं कहूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपके नॉर्मली आपके आसपास आपको नजर आते हैं। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।